नमस्कार, न्यूज पर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। और आज की चर्चा की शुरुआत एक भजन की तर्ज पर दो लाइन की राजनीतिक तुकबंदी के साथ। चलो बुलावा आया है, एनडीए से न्योता आया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय बाद एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बुलाई है, जिसमें छोटे और क्षेत्रीय दलों को न्योता दिया जा रहा है ताकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीत सुनिश्चित की जा सके। सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी को अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा है या फिर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो करारी हार हुई है उसका डर सता रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है जो विपक्षी एकता की कवायद चल रही है उससे नुकसान का बीजेपी आकलन कर रही है, या फिर इसके इतर एक और सूरत है कि क्या बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक पर या जादू पर अब पूरी तरह से भरोसा रह नहीं गया है। सारी कहानी बाद में, पूरी कहानी बाद में। पहले छोटी सी अपील, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लंबे समय बाद बीजेपी को एनडीए की याद आई है। 18 तारीख को दिल्ली के एक नामचीन होटल में बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें क्षेत्रीय दलों और छोटे दलों को और बड़े दलों को भी न्योता दिया जा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शिरकत करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। पंजाब की बात करें तो बीजेपी के पूर्व गठबंधन सहयोगी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर के आने की भी सूचना है और सबकी नजरें उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी पर भी होंगी, जिनके नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बताना जरूरी है कि जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पोते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका जाट राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव है। जहां तक शिवसेना की बात है, तेलुगु देशम की बात है, ये पहले भी बीजेपी के साथ रहे हैं और अकाली दल जो पंजाब का उसका जो स्थापना काल का गठबंधन भागीदार था वो भी उसके साथ पैदा रहा है, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से ये उससे छिटक गए थे। अकाली दल किसान आंदोलन के बाद उससे छिटक गया था। महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम सबके सामने है। राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी दो फाड़ हो गई है और अजीत पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके पहले शिवसेना दो फाड़ हुई थी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी। और स्वाभाविक है कि ये जो दो नेता हैं, चाहे वो शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, वो भी राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हो जाएंगे औपचारिक तौर पर। सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को एनडीए की अचानक याद क्यों आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पिछले 2014 के बाद गौर करें तो बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एक के बाद एक दो लगातार लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और उसके बाद 2019 में बीजेपी ने प्रचंडतम बहुमत 303 सीटों के साथ हासिल किया था। और अब 2024 में चुनावों ने तीसरी बार बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी कमर कस रही है। इस गणित के बीच में एक सच्चाई ये भी है कि पिछले एक साल में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। दरअसल इसके बाद बीजेपी के कहीं ना कहीं चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि ये वो दो राज्य हैं जहां पर उसकी सरकारें थी और आज हारने के बाद उसकी दो सरकारें चली गई हैं। और 3 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां भी कोई बहुत अच्छी या बहुत मजबूत एक तरफा स्थिति बीजेपी के पक्ष में है नहीं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कवायद की थी और पटना में पिछले महीने तकरीबन 14-15 पार्टी जुटी थी। उसके बाद अब कांग्रेस के नेतृत्व में बेंगलुरु में भी बैठक होनी है और अब बीजेपी एनडीए की बैठक करने जा रही है। सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि आखिर कौन कौन आता है और किन किन को औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बनाया जाता है। चुनाव रोचक होगा, लग नहीं रहा है एक तरफा होगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को लगता था कि उसे वॉक ओवर मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के संकट से गुजर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बन गया और उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि में आमूल परिवर्तन हुआ। दरअसल बीजेपी की यही परेशानी है और बीजेपी इस परेशानी का निवारण के तौर पर या इस परेशानी से उबरने के लिए
एनडीए को मजबूत बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है, ताकि सांगठनिक तौर पर बीजेपी मजबूत है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, लेकिन वो कहते हैं कि हर ब्रांड की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो या तो खत्म होता है या धीमे धीमे उसका असर कम होता है। तो वो स्थिति बीजेपी में साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही साथ कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल के बाद जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार की सफलता होगी, तो विफलताएं या लोगों की मायूसी या नाउमीदी भी उनके खाते में जाएगी, जिसके चलते लोगों का या वोटरों का गुस्सा होता है। तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी कवायद कर रही है और उसमें जुटी हुई है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक बीजेपी ने लंबे समय बाद बुलाई है और अपना जो उसका कुनबा बीच बीच में टूट गया था उसको दोबारा से जोड़ने की या बढ़ाने की बीजेपी कसरत कर रही है। दरअसल ये जानना जरूरी है कि आखिर बीजेपी अब एनडीए को नए सिरे से क्यों बढ़ाना चाह रही है, नए सिरे से मजबूत क्यों करना चाह रही है। क्योंकि 2014 और 2019 में जो बीजेपी ने पीक हासिल की, यानी जिस शिखर को छुआ है, उस पर खड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। और वैसे भी जो चुनावी इतिहास है, चुनावी नतीजों का इतिहास है पिछले 8-9 साल का, वो इस बात का गवाह है कि राज्य स्तर पर जो उनकी सरकारें बहुत परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। मुख्यमंत्री बदलने पड़े, खुद उनके अपने गृह राज्य गुजरात में पूरी सरकार बदलनी पड़ी थी। और उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो पिछले सरकार जो कार्यकाल था 3 मुख्यमंत्री देखने को मिले थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक योगी आदित्यनाथ है जो अपनी जगह पर कायम रहे हैं। त्रिपुरा की बात करें तो विप्लव देव थे, उनको हटाकर कांग्रेस बैकग्राउंड के मणिक साहा को लाया गया था। तो इस तरह से राज्य स्तर पर बीजेपी की कहीं ना कहीं संकट रहा है। और उसके बाद जो हार का सिलसिला शुरू हो गया है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा हरियाणा जो मोदी और अमित शाह के युग में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। 5 साल सरकार चलने के बाद सरकार पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन गठबंधन के साथ वह सरकार किसी तरह से बची हुई है। अगर वहां चुनाव होंगे तो आप जानते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी वहां पर दरअसल है नहीं। और इसके अलावा त्रिपुरा की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर की एक स्थिति रही है कि जो भी दिल्ली में सरकार होती है वो उसके साथ जाते हैं। तो उस कड़े में बीजेपी ने वहां तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई है, लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी ने लेफ्ट पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया और फिर सरकार बनाई थी और दोबारा 5 साल बाद बहुमत हासिल किया। हालांकि जनमत या बहुमत जो उनका जो जितना पुराना था 2/3 था, वो घट के लगभग एक साधारण बहुमत रह गया। मतलब ये है कि कमजोरियां शुरुआत हो गई है, कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। एक दौर था जब एक के बाद एक बीजेपी की सरकारों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अब उसका रिवर्स काउंटिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का जिक्र मैंने आपसे किया। बिहार में बीजेपी की गठबंधन सरकार नीतीश कुमार के साथ थी, वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, यानी वो सरकार कम हो गई है। और महाराष्ट्र की बात करें तो वो जोड़ तोड़ करके नैतिकता को बिल्कुल ताक पे रखकर सरकार बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने चंद रोज पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताया था। 60-70 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की थी और उसके बाद उसी पार्टी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और पवार से पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर और उनके अंडर में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब ये है कि सारे नियम कानून, सारी मर्यादाएं जो बनाई उनको साइड कर दिया गया था। दरअसल राजनीति में नैतिकताओं का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। राजनीति, सरकारें संख्या बल के हिसाब से चलती है, बहुमत के हिसाब से चलती है, तो उसके लिए बीजेपी सब कुछ कर चुकी है। और अब सवाल ये उठता है कि 10 साल की जब एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के साथ जुड़ी होगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है नुकसान भी होगा। हालांकि हिंदुत्व जहां तक का सवाल है, बीजेपी वो उनकी एक मजबूत पिच है जिसके दम पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के सपने देख रही है। पूरे उधेड़ बुन में लग रही है। तमाम जो मुद्दे उसके वैचारिक थे, चाहे वो 370 हो, राम मंदिरों को पूरा कर चुके हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसका भी शिगुबा छेड़ा है। लोग वैचारिक या राजनीतिक या सांप्रदायिक एजेंडा इसको कह सकते हैं, उस पर बीजेपी बहुत पुरजोर तरीके से चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ इससे जीत हासिल हो जाए ये भी संभव नहीं, तो इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, ताकि जहां सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला होना है वहां पर बीजेपी ऑलमोस्ट पीक पर है। मोटे तौर पर बीजेपी की एक तरफा जीत उन राज्यों में हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो। बीजेपी की एक तरफा सीटें आई थी और अब जबकि चीजें बदल रही हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है। तो नुकसान की भरपाई कहां से होगी, तो वो छोटे छोटे दलों को शामिल करके, उनका साथ लेकर, एनडीए को मजबूत करके उसकी कवायद की जा रही है। क्या कुछ होगा, मीटिंग का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसी के बाद पूरी पिक्चर साफ हो पाएगी।